अस्सलाम एवरीवन, सबको खुश आमदेद न्यूज स्टेशन पे जी। बहुत बहुत खुश आमदेद एक और वीडियो के साथ हाजिर है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में सीख भी रहे होंगे और मेरी एफर्ट्स जो है आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम HSC ABC to XYZ लर्न फ्रॉम द स्क्रैच HSC को बिगनर से एक्सपर्ट लेवल तक सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकें। उस सिलसिले के लिए सेकंड मॉड्यूल की सेकंड वीडियो है। हम जो की टर्मिनोलॉजीज हैं HSC के, की फंडामेंटल्स इन द HSC, तो उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सेकंड वीडियो है जी। आज उसकी हमारी लास्ट वीडियो में हमने हैजर्ड रिस्क असेसमेंट को डिस्कस किया था, तो आज की बेसिकली वीडियो उनसे रेलिवेंट है। तो आज बेसिकली जो हमने रिस्क को डिस्कस किया था उसकी जो हम उसकी हम कैटेगरीज जो बनाते हैं रिस्क की, ताकि हम उसकी अच्छे से इफेक्टिवली अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, उसकी प्रायोरिटाइजेशन को, प्रोसेस को जो है वो मोर इफेक्टिव बना सकें। तो हम रिस्क को कैटेगराइज करते हैं, तो उन टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे आज रिस्क के हवाले से। तो आप भी कोशिश करें कि अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करें। तो जी आज हम इनहेरेंट रिस्क है, उसमें एक्सेप्टेबल रिस्क है, अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, रेजिडुअल रिस्क है, एंड देन टॉलरेबल रिस्क है, और देन जी एक टर्म यूज होती है एज लो एज इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। इसको आप सिंपली एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल भी कह सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हम सीखेंगे आज, अंडरस्टैंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी फायदेमंद होगी आपके लिए वीडियो। तो चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो तो काइंडली आप मुझे मैसेज करके कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिवर्ट बैक करूँ, रिप्लाई करूँ। थैंक यू जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन। आज हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है उसका दूसरा वीडियो है, दूसरी वीडियो है। तो आज हम देखते हैं जी क्या डिस्कस करेंगे जी। आज की इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बेसिकली हमारा जो चल रहा टॉपिक वो है जी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, HSE। तो आज हमने डिस्कस किया था कि किसी भी HSE प्रैक्टिशनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज देखते हैं जी हम कौन कौन से करेंगे टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस। देखते हैं जी। जी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हैजर्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, और उसके बाद फिर रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि जो हैजर्ड है बेसिकली ये तो फिजिकल सिचुएशन, कंडीशन या कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है इमर्जिंग, जो कि रिस्क होता है, और इसी को ही हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है बेसिकली ये रिस्क के ऊपर ही होगी। हम इसमें देखेंगे कि हम रिस्क को कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में इसकी कैटेगरीज बनाते हैं, ताकि इसको प्रायोरिटाइज कर सकें और मोर इफेक्टिव तरीके से जो है कंट्रोल कर सकें। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, एक्सेप्टेबल रिस्क क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल रिस्क क्या होता है, रेजिडुअल रिस्क क्या होता है, टॉलरेबल रिस्क क्या होता है, और एक टर्म यूज होती है एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। ये क्या चीज़ है, तो इनको डिस्कस करते हैं जी। नहीं जी, अब सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क की बात करते हैं, बल्कि इससे पहले हम जरा रिस्क को देख लेते हैं दोबारा से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो अंडरस्टैंड किया था, जो रिस्क होता है बेसिकली ये कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं होता। रादर ये जो आपका हैजर्ड है ये उसकी एक इमर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हैजर्ड होता है, जो कि लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस की शक्ल में होती है, उनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं। इसलिए आप रिस्क चूंकि कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप कभी भी 100% इलिमिनेट नहीं करते। जब आप कंट्रोल लगाते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जो आपका बिहेवियर ऑफ द हैजर्ड है आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, या फिर जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आप उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसलिए रिस्क कभी भी इलिमिनेट नहीं हो सकता 100% जब तक हैजर्ड एग्जिस्ट करता है। इसलिए अगर आपने रिस्क को एलिमिनेट करना है 100%, तो आपको हैजर्ड एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इनहेरेंट रिस्क पे आ जाते हैं। इफ द नेचुरल और इनहेरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद एन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और सिचुएशन एग्जिस्ट बिफोर एनी कंट्रोल्स और मिटिगेशंस आर इम्प्लीमेंटेड। तो बेसिकली क्या है, इनहेरेंट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो कि जो एक्टिविटी या प्रोसेस होता है उसकी अपनी जो एग्जिस्टेंस है या उसका होना है उसकी वजह से पैदा होता है, उसको इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। अब इसकी क्या जनाब देखते हैं इसके की काउंट्स क्या हैं। नंबर वन, इनहेरेंट, जो कि जैसे ही आपकी कोई एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है या उसको करते हैं तो उसके होने की वजह से ही जो रिस्क पैदा हो जाता है उसको हम इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। और ये हर एक्टिविटी हर जॉब का होता है, इसके लेवल डिफरेंट हो सकते हैं। देन जी इसके अंदर जो आपका नुकसान होने का खतरा होता है वो भी चूंकि आप इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक है एक्टिविटी की, वो उनकी वजह से होता है। ये आपका कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होते जो कि इसके अंदर आपको नुकसान कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी आपको। फॉर एग्जाम्पल, अब फायर फाइटिंग की एक एक्टिविटी है। अब फायर फाइटिंग की एक्टिविटी बाय नेचर एक एक्सट्रीमली हैजर्डस और डेंजरस एक्टिविटी है। यानी कि जैसे ही ये एक्टिविटी जो आप स्टार्ट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो जो आपका रिस्क लेवल है वो एक्सट्रीमली हाई होता है स्टार्ट पे। इसके यानी कि इसका जो बाई बर्थ रिस्क है
नेचुरल रिस्क है वो बहुत हाई है। इसके अंदर जो आपका फायर फाइटर है उसको बर्निंग बिल्डिंग में जाना पड़ता है, एक्सट्रीमली हैजार्डस फिनोमिना उसको एक्सपोज होना पड़ता है, लाइक फ्लैश ओवर हो सकता है, बैकड्राफ्ट हो सकते हैं। अब दूसरे हाथ पे आप एक और एक्टिविटी करें जी, क्लीनिंग एक्टिविटी। अब क्लीनिंग एक्टिविटी भी एक एक्टिविटी है, उसके अपना रिस्क लेवल है, लेकिन वो एक्सट्रीमली लो है। यानी कि अगर आप कुछ चंद प्रोसीजरल कंट्रोल्स कोई आप इंप्लीमेंट कर दें तो जो आपका मैनुअल है, सॉरी, क्लीनिंग की जो एक्टिविटी है, आप उसको बहुत अच्छे और आसान अंदाज में सर अंजाम दे सकते हैं। तो अब आपने देखा दो एक्टिविटीज हैं, दोनों के अपने नेचुरल रिस्क है, जो कि एक दूसरे से लेवल में क्या है, डिफरेंट है। और इस रिस्क को जो नेचुरल होता है एक्टिविटी के होने की वजह से होता है, उसको हम इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। ले जी, अब बात करते हैं एक्सेप्टेबल रिस्क की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिमम स्टैंडर्ड जो उसने अचीव करना है, जो उसकी ऑब्लिगेशन है, ये वो लेवल ऑफ द रिस्क होता है। अब ये क्या होता है जी? इट इज अ रिस्क दैट इज मैनेजेबल गिवन द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब इट इज अ रिस्क दैट इज एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। अब बेसिकली एक्सेप्टेबल रिस्क वो रिस्क होता है, लेवल ऑफ द रिस्क होता है, जो कि इस पोजीशन में नहीं होता कि वो हमारा सिग्निफिकेंट नुकसान कर सके, या अगर वो इस पोजीशन में हो भी कि वो हमारा सिग्निफिकेंट नुकसान कर सकता है, तो वो हम उसको नॉर्मल जो हमारे एचएससी के कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे रिस्क हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। अब इसके की काउंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। नंबर वन, आमतौर पर जी जो हमारे माइनर रिस्क होते हैं और साइट के या ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसमें आते हैं। या ऐसे रिस्क जो थोड़े हाई भी हो या मॉडरेट हो या हाई की तरफ जा रहे हो, लेकिन हम उनको अपने स्टैंडर्ड कंट्रोल्स लगा के, जो कि नॉर्मल कंट्रोल मेजर है सेफ्टी के, उससे अचीव कर ले, तो ऐसे रिस्क को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। इसका नेक्स्ट अकाउंट क्या है जी? ये हमारा जो जो हमारी बिजनेस की नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज होती है उसका हिस्सा होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई आपको एक्सटेंसिव या बियॉन्ड द लिमिट जाके कोई कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल कंट्रोल से हो जाता है, ये इसकी फीचर होती है। तो ऐसे रिस्क को हम एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। अब जरा इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से जी आपकी एक जो एक्टिविटी है उसके अंदर आपके जो हैवी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, और जो नॉइस, सम लेवल ऑफ नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि आपके वर्कर के लिए क्या हो सकता है? नुकसानदेह हो सकता है। अब हमने यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस और बेनिफिट देखने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी ये ऐसी एक्टिविटी है जहां पर वर्कर ने बहुत परमानेंट ऑक्यूपेंसी नहीं है, वन और या थोड़ा सा एक्सपोजर होना होता है, 5 या 10 मिनट के लिए जाना होता है, रीडिंग लेके बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इस जगह पर अगर हाई लेवल की जो नॉइस है, अगर आप उसको पीपी यूज करके इस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं कि वो आपका नुकसान नहीं कर सकती फॉर टाइमिंग, ठीक है, अगर आप पीपी यूज करते हैं प्रॉपर, तो उसकी वजह से जो रिस्क के इम्पैक्ट है वो आपके लिए हाई नहीं है, लो है, तो फिर ये क्या है जी? आपका रिस्क लेवल क्या है? ये आपका एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल वो जो हमने फायर फाइटिंग में देखी थी, उसकी इनहेरेंट रिस्क में देखी थी, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपने देखा था कि फायर फाइटिंग की itself जो एक्टिविटी है उसका इनहेरेंट रिस्क एक्सट्रीमली हाई था। अब आप जब कोई एक प्रोसेस या एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ बहुत से रिस्क साथ इंड्यूस भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फायर फाइटिंग की एक्टिविटी का एक अपना रिस्क था, इनहेरेंट था। बंदा बर्निंग बिल्डिंग में जा रहा है, उसके अलावा बहुत सी कंडीशन को एक्सपोज हो रहा है, उसके साथ साथ जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसके अपने हैजर्ड है, उनके अपने रिस्क है, वर्कर का बिहेवियर है, इस तरह और बहुत सारी चीजें मिलकर बहुत से रिस्क इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि आपका जो रिस्क लेवल है उसको फर्दर इंक्रीज कर देते हैं। अब आपने उसकी वैल्यूएशन की, वो बहुत हाई था। तो आप अगर उस एक्टिविटी को दो एक्सटेंसिव कंट्रोल मेजर्स लगाकर उसके रिस्क को इस लेवल पे ले आते हैं किसी तरीके से, कि वो अब जो आपका सिग्निफिकेंट नुकसान करने की पोजीशन में नहीं रहा, अगर रहा भी है, तो आप अगर नॉर्मल कुछ और कंट्रोल लगा लें जो हमारे स्टैंडर्ड कंट्रोल मेजर्स हैं, तो उनके लगाने से अगर वो आपका इस लेवल पे आ जाता है कि वो आपका फर्दर सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं कर सकता, तो इस लेवल ऑफ रिस्क को आप क्या कहते हैं? एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। अरे जी, अब बात करते हैं अनएक्सेप्टेबल रिस्क की। तो अनएक्सेप्टेबल रिस्क क्या होता है? कोई भी ऐसा रिस्क जो एक्सेप्टेबल जो रिस्क था हमारा उससे बियॉन्ड जाता है, हर उस रिस्क को हम अनएक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। लेट्स डिफाइन इट। Risk that is estimated and evaluated to be high, too high, or intolerable given the potential consequences and must be eliminated or reduced to the acceptable level. तो बेसिकली कोई भी ऐसा रिस्क जो कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट हार्म का बायस बन सकता है, पोटेंशियल है उसमें, तो ऐसे हर रिस्क को हम क्या कहते हैं? अनएक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है कि वो उसको रिड्यूस करके एक्सेप्टेबल लेवल पे लाएगी, देन वो आप जो एक्टिविटी है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके की अकाउंट्स देखते हैं जी। ये जी सिग्निफिकेंट थ्रेट आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो पोज करता है। उसके साथ साथ जी इसमें इसके लिए आपको इमीडिएट जो अटेंशन और एक्शन होता है वो रिक्वायर्ड होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं जी आपको। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फ्लेमेबल मटेरियल्स है, आपने उसको इस तरह से स्टैक किया हुआ है कि वो अनसेफ है और वो एक्सप्लोजन और फायर कर सकते हैं, तो दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल दिस। सो आप जो है उसको इमीडिएटली इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि आपके लिए वो जो है वो सेफ हो जाए और एक्सप्लोजन और जो फायर का थ्रेट है वो कंट्रोल हो जाए। इस तरह ये एक और है जी, आप पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कोई ब्लेड कटर यूज कर रहे हैं, ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसका गार्ड यूज नहीं कर रहे, सेफ्टी गार्ड, तो अब ये क्या है जी? आपके लिए पोटेंशियल सिग्निफिकेंट थ्रेट है
जो कि इमीडिएटली आपको सीवियर नुकसान कर सकती है। तो ऐसे रिस्क को जो कि इमीडिएटली आपको सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज करता है, उसको हम एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं, और इसको आपने हर हाल में रिड्यूस करके जो है एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना होता है, और उस वक्त तक आप अपनी जो एक्टिविटी है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ले जी, अब बात करते हैं रेजिडुअल रिस्क की। तो रेजिडुअल क्या है? रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर द कंट्रोल्स और मिटिगेशन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। तो बेसिकली ये वो रिस्क होता है जो कि आप जब कंट्रोल मेजर लगा के एक रिस्क को कंट्रोल कर चुके होते हैं, तो उसके बाद जो रिस्क का लेवल बच जाता है उसको हम रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। अच्छा, आपने इसको एक्सेप्टेबल रिस्क से कंफ्यूज नहीं करना, ये इसकी सेंस डिफरेंट है। पहले इसके की अकाउंट देख लेते हैं कि यह रिस्क का वो लेवल है जिसको आप फर्दर जो है मिनिमाइज या मिटिगेट कर ही नहीं सकते। अगर कर भी सकते हैं तो फिर आपका ये आपने ऑलरेडी एक लेवल ऑफ रिस्क वो अचीव कर लिया है कि अब आपके लिए जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट जो थ्रेट है वो पोज नहीं कर रहा, तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और आप इसको रिव्यू करते रहते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नहीं जी, आपके पास एक वर्कर हाइड कर रहे हैं, आप स्कैफोल्ड यूज कर रहे हैं, आप उस पर वर्कर काम कर रहे हैं, आपने जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से सिक्योर कर दिया, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम दे दिया, वर्कर को हार्डनेस भी दे दी, सब कुछ पहना दिया। अब जो आपका रिस्क जो बच चुका है वो आपका जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल रिस्क पे लेवल पे आ चुका है। अब आप एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन अब रेजिडुअल रिस्क क्या है? अब रेजिडुअल रिस्क ये है कि अगर किसी वजह से आपका वर्कर वो जो हार्डनेस है वो उसको ठीक तरीके से नहीं लगा पाया, और कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्हीकल आके स्ट्राइक कर जाती है, जो आपकी स्कैफोल्ड है वो वाइब्रेट करती है या वो कोलैप्स करती है, तो अगर उसने अपनी जो हार्डनेस है उसको सही तरीके से अटैच नहीं किया, तो वो उसके नीचे गिरने का खतरा है। तो इस रिस्क को आप क्या कहते हैं? रेजिडुअल रिस्क कहते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है तब उसके बाद भी जब आप जो आपके कंट्रोल मेजर्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर चुके होते हैं। ले जी, अब बात कर लेते हैं टॉलरेबल रिस्क की। ये क्या होता है? बाद हम इसको एक्सेप्टेबल रिस्क के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। ये है तो उसी की एक फॉर्म, लेकिन ये टोटल डिफरेंट सिनेरियो में होता है। क्या है जी इसका? रिस्क दैट इज एस्टिमेटेड एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग द बेनिफिट्स गेन्ड फ्रॉम द एक्टिविटी, बेनिफिट्स आउटवे द पोटेंशियल हार्म। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें, वो जो हमारा एक्सेप्टेबल रिस्क था बेसिकली वो हमारी एक्टिविटीज या सिचुएशन वो वाली होती हैं जो हमारी नॉर्मल रूटीन की होती है, उनसे हमें बेनिफिट हो रहा होता है, वो हमारे बिजनेस का पार्ट होती है। जो टॉलरेबल रिस्क होता है बेसिकली ये उनसे रिलेट करता है या इमर्ज उन एक्टिविटीज से इमर्ज करता है जो फर्स्ट हैंड होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम उनके बेनिफिट्स देखते हैं तो फिर हम कंसीडर करते हैं कि यार इनके बेनिफिट्स जो है वो आउटवे कर रहे हैं जो इनके कॉन्सिक्वेंसेज है उसको, इसलिए हमको ये जो है ना एक्टिविटीज करनी चाहिए। इनके की अकाउंट्स देखते हैं जी। आपको सबसे पहले मैनेज थ्रू द केयरफुल प्लानिंग एंड कंट्रोल मेजर्स। ऐसी एक्टिविटीज को फिर आप क्या करते हैं? केयरफुल प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, और कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करके कंट्रोल करते हैं। और ये जो उसके बाद ये आप कंटिन्यूअस ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करते हैं और रिव्यू कर रहे होते हैं ताकि जो आपका प्रोसीजर्स है वो डिविएट ना कर जाए और नुकसान ना हो। अब इसकी एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक आपके पास हॉस्पिटल है, आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर जो आप इक्विपमेंट यूज करते हैं उनके अंदर बहुत सीवियर चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन कर सकते हैं अगर आप एक पेशेंट का इक्विपमेंट दूसरे पे यूज करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन करते हैं। अब स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से आप इक्विपमेंट को तो सेव कर लेते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि अगर वो मिस हो गया तो दूसरे पेशेंट को बड़ा सीवियर नुकसान हो सकता है। लेकिन देन आप देखते हैं कि यार अगर इसके जो बेनिफिट है उनको देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हर पेशेंट के लिए न्यू इक्विपमेंट खरीदने पड़ जाए, खरीदना शुरू कर दें, तो आपके लिए तो जो इलाज करवाना है वो फिर अनअफोर्डेबल हो जाएगा, आम आदमी तो नहीं करवा सकेगा। तो फिर क्या करते हैं आप? अब चूंकि ये आपके लिए ये एक किस्म की एक मजबूरी बन जाती है कि अगर आप नया इक्विपमेंट नहीं खरीदते तो फिर आप स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस ही जारी रखते हैं। लेकिन आप अपने कंट्रोल में यार इतने रोबस्ट कर लेते हैं कि जो आपकी इन्फेक्शन के चांसेस हैं आप उनको मिटिगेट कर देते हैं, यानी कि उसको इस हद तक स्ट्रिक्ट कंट्रोल में लगाते हैं कि आपके जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह ये एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। अब डेमोलिशन वर्क होते हैं जो आप जो बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रॉय करते हैं। अब फर्स्ट हैंड तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप देखते हैं कि वक़्त की ज़रूरत के साथ-साथ जो आपकी बिल्डिंग्स हैं या कोई ऐसे एरियाज़ हैं, जिनको आपने डिस्ट्रॉय करना है, उस एरिया को आपने किसी और बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकता है आपको, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो अब वहाँ पर जो डेमोल्यूशन है, वो जो उसके बेनिफिट्स हैं और जो डेमोलिशन के कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो उससे कम हो जाते हैं और जो बेनिफिट है, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब वहाँ पे क्या करते हैं? आप एक कंट्रोल्ड सिनेरियो जनरेट करते हैं। पूरी एक्टिविटी को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो आपके कंट्रोल मेजर्स इंजीनियरिंग और सारे कंट्रोल्स हैं, उनके लगाने के बाद जो आपकी एक्टिविटी है, उसका जो रिस्क है, वो आप उसको रिड्यूस करके इस लेवल पे ले आते हैं कि वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो ऐसे रिस्क को आप बेसिकली टॉलरेबल रिस्क कहते हैं। ले जी, अब एक प्रिंसिपल यूज़ होता है ग्लोबली जो कि प्रैक्टिस किया जाता है ग्लोबली और उसको फॉलो किया जाता है और ये एक्सेप्टेड है, एज़ लो एज़ रीज़नेबली प्रैक्टिकेबल। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। आपने इसको एक्सेप्टेबल रिस्क से कन्फ्यूज़ नहीं करना। ये डिफरेंट चीज़ है। एक्सेप्टेबल रिस्क वो मिनिमम स्टैंडर्ड है जो तमाम ऑर्गनाइज़ेशन के लिए सेम है और उन्होंने हर हाल में उसे अचीव करना ही करना है।
अब एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल क्या चीज है ये देखते हैं। प्रिंसिपल है जी जो रिक्वायर्स करता है टू बी रिस्क टू बी रिड्यूस टू द लेवल दैट इज एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, रेजिडुअल रिस्क इज अलाउड। तो बेसिकली ये क्या है, अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने रिस्क को उस लेवल तक कंट्रोल करना है जो उसके लिए रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है। ये सब्जेक्टिव होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो क्या है और जो बेनिफिट्स ऑफ द कंट्रोल्स हैं या जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं उनके बेनिफिट्स क्या है। बेसिकली ये कंपेयर करता है। लेट्स जिससे की अकाउंट्स देख लेते हैं पहले। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन जो आप एक्सपेंस करने जा रहे हैं कंट्रोल मेजर्स पर, ये उनके दरमियान और जो कॉस्ट आ रही है, एफर्ट लग रही है और जो टाइम लग रहा है उनको कंपेयर करता है और उनके आपको जो है बैलेंस करके बताता है कि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए और जो आपकी कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। तो कैसे, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगी एज पर द सिचुएशन ऑफ देयर बिजनेस। देन इस तरह की जो जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीजनेबली प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन होगा फिर वो ये रिकमेंड करेगा कि आप वो अडॉप्ट कर ले। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपके पास दो शॉप्स है, एक स्मॉल शॉप है, एक बिग शॉप है, बिग स्टोर है। अब दोनों ने समर के अंदर जी आपका कूलिंग सिस्टम लगाना है, हीट कंट्रोल करना है। अब जो स्मॉल शॉप वाला है उसके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है कि वो एसी वगैरह लगा सके। उसके लिए जो अफोर्डेबल सोल्यूशन है वो फैन है। वो फैन लगाकर ही अपने रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर ला सकता है। उसके उसके पास जो लोग आ रहे हैं वो कम है, जो उसका मटीरियल है वो कम है, जो उसके पास जगह है वो भी कम है, ठीक है। तो वहां पर फैन से ही वो यूज करते हुए प्रॉपर वेंटिलेशन देकर जो उसका लेवल ऑफ द रिस्क है उसको रिड्यूस करके एक्सेप्टेबल लेवल पे ला सकता है। अब अगर वो बियॉन्ड जाता है रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, उसके लिए क्या हो सकता है फर्दर, अगर वो इसको इंप्रूव करना चाहता है तो अलाप ये कहता है कि यार तुम एयर कूलर लगा लो, वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, उससे जो आपका रिस्क है वो फर्दर अच्छा कंट्रोल हो जाएगा और आपका रिस्क का जो लेवल है वो फर्दर कम हो जाएगा। अब जो बिग स्टोर है वो उसके लिए ये जो दो कंट्रोल थे ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है। क्यों? उसके लिए जो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है वो है जी उसके एसी सिस्टम को चिलर सिस्टम, बिकॉज उसका बड़ा स्टोर है, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, वहाँ बहुत ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, आइटम्स पड़ी हुई है जो खराब हो सकती हैं। तो वहां पर जो सिचुएशन है और वो अफोर्ड कर सकता है एसी लगवाना, चिलर सिस्टम लगाना। तो अब बड़े स्टोर के लिए जो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन है वो फैन और कूलर की बजाय क्या है, एसी, कोई चिलर, कोई सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इस तरह का सिस्टम है जो कि उसके जो हैजर्ड है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेगा। अब हैजर्ड अगर सेंस में देखा जाए तो दोनों का हीट हैजर्ड था और कूलिंग चाहिए थी, लेकिन दोनों के सोल्यूशन है एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल की सेंस में वो आपके बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर करते हुए दोनों के लिए डिफरेंट है। इसको हम एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल कहते हैं। नहीं जी, अब हमने अपना टॉपिक कवर किया, कंक्लूड करते हैं जी, अपने क्या अंडरस्टैंड किया टुडे। हमने इनहेरेंट रिस्क देखा, ये ऐसा रिस्क होता है जो किसी एक्टिविटी की जो प्रोसेस है उसकी एग्जिस्टेंस की वजह से होता है, नेचुरल रिस्क होता है। एक्सेप्टेबल रिस्क क्या होता है, वो मिनिमम लेवल ऑफ द रिस्क है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करना है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को जो है वो कंटिन्यू कर सके। अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू हाई होता है और इसके होते हुए आप अपनी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको आप कैरी ऑन नहीं कर सकते, आप रिस्क को रिड्यूस करके एक्सेप्टेबल लेवल पे लाते हैं। रेजिड्यूल रिस्क वो होता है जो आफ्टर द कंट्रोल बच जाता है और इसमें चांसेस होते हैं कि अगर आपकी कोई चीज डेविएट कर गई तो आपका नुकसान हो सकता है। देन जी जो टॉलरेबल रिस्क होता है ये उन एक्टिविटीज या उन सिचुएशन, ये भी एक्सेप्टेबल रिस्क की एक फॉर्म है लेकिन उसका सिनेरियो क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जो फर्स्ट हैंड होनी तो नहीं चाहिए लेकिन उनके बेनिफिट ज्यादा होते हैं और हमें वो करनी पड़ती हैं, तो उनके लिए हम फिर टॉलरेबल रिस्क को उस लेवल तक लाते हैं कि वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाए और उसको हम टॉलरेबल रिस्क कहते हैं। और जो हमारा एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल बेसिकली एक बैलेंसिंग एक्ट है, ये मेक श्योर करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्क कंट्रोल लगा रही है वो जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से जो है वो प्रैक्टिकेबल है और वो बेस्ट ऑफ द कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दे। नहीं जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ जी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आपके देखने का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है, फीडबैक देना चाहते हैं, काइंडली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो जी अगली वीडियो तक जी अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।